Hello everyone, welcome to my channel. So in today's video we will gonna to see designation of public information officers which has been given under section 5 of RTI. So हमने RTI के लेक्चर सीरीज में सेक्शन 3 एंड 4 को कवर किया था. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहले उससे देख लीजिए जिससे कि आपको फर्दर सेक्शन समझने में इजी हो. ओके, सो सेक्शन 5 जो है वो बात करता है डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओज. तो सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि जो पीआईओज होते हैं उनके क्या डेजिग्नेशन होंगे, यानी कि उनके क्या पोस्ट होंगे, वे किस पोस्ट को होल्ड करेंगे और उस पोस्ट को हम किस नाम से जानेंगे. साथ ही हम ये भी जान लेंगे कि वे कौन कौन से फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे हैं. सो आप लर्निंग एंड लिसनिंग मोड में आ जाइए एंड हम बेयर एक्ट पढ़ने वाले हैं. एंड आई होप कि आपको बेयर एक्ट बहुत ही इजी लगने वाला है अगर आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो. सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 days of the enactment of this act designate as many officers as the central public information officer or state public information officers as the case may be in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to person requesting for the information under this act. ओके, तो जितने भी पब्लिक अथॉरिटी है इस एक्ट के इनेक्टमेंट होने के 100 डेज के भीतर हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, यानी कि हर प्रशासनिक विभाग में या हर प्रशासनिक यूनिट के भीतर जो भी ऑफिसेज आते हैं, ठीक है, उनमें क्या करें, इतने ऑफिसर्स को डेजिग्नेट करें एज द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. तो उन्हें क्या करें कि सेंट्रल के लेवल पे सेंट्रल पीआईओ एंड स्टेट के लेवल पे स्टेट पीआईओ के रूप में उतने ऑफिसर्स को डेजिग्नेट करें जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए क्या हो, नेसेसरी हो. ओके, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी भी एरिया में जितने नंबर्स ऑफ पब्लिक हैं जो कि रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन है, तो उनके अकॉर्डिंग है, उनके नेसेसिटी के अकॉर्डिंग है, उतने पब्लिक अथॉरिटी को क्या करे, डेजिग्नेट करे. ऐसा नहीं कि पब्लिक नंबर ऑफ पब्लिक बहुत ज्यादा है, ओके, एक ह्यूज नंबर है और वहां पे पब्लिक अथॉरिटीज बहुत कम है. अगर ऐसी पब्लिक अथॉरिटी कम रहेंगे तो वे इंफॉर्मेशन को विद इन द टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट. तो आई होप कि आप इसे इजी वे में समझ चुके होंगे. नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं. सब सेक्शन विदाउट prejudice to the provision of subsection 1, every public authority shall designate an officer within 100 days of the enactment of this act at each subdivisional level or other sub-district level as a central public information officer or a state assistant public information officer as the case may be, to receive the application for information or appeals under this act for forwarding the same forfeit to the central public information officer or the state public information officer or senior officer specified under subsection 1 of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission as the case may be. Okay. तो सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 को बिना डैमेज किए, बिना इंसर्ट किए, यानी कि विदाउट प्रिजुडिस, यानी कि बिना छेड़छाड़ किए हर पब्लिक अथॉरिटी क्या करेगा, इस एक्ट के इनेक्टमेंट होने के विद इन 100 डेज क्या करेगा, एक ऐसे पब्लिक अथॉरिटी को डेजिग्नेट करेगा किसके रूप में, एज अ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और अ स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. कहाँ पे डिजिग्नेट करेगा, हर एक सब डिविजनल लेवल में और
जो अदर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां पे डेजिग्नेट करेगा। किस लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, टू रिसीव एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन और अपील्स अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर जो भी अपील्स आएंगे उसे क्या करेगा, अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड करेगा टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ओके, अगर सेंट्रल के लेवल में है तो सेंट्रल का पीआईओ के पास वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। अगर स्टेट के लेवल में है तो स्टेट के पीआईओ को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, या फिर अपने किसी भी सीनियर को वो फॉरवर्ड करेगा जो कि सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में क्या है, स्पेसिफाइड है। और द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट के लेवल में अगर होगा तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। जो कि आरटीआई का ये जो कमीशन होता है ये सबसे लास्ट लाइफ लाइन है, लास्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास हम लास्ट में आरटीआई को अगर कैंसिल की जाती है या रिफ्यूज की जाती है तो लास्ट हम लोग कहाँ जाते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील is given to a central assistant public information officer or a state assistant public information officer, as the case may be, a period of 5 days shall be added in computing the period for a response specified under subsection 1 of section 7. Okay, तो एक ये प्रोवाइजो जारी की गई है कि कोई भी एप्लीकेशन होगी, आरटीआई की एप्लीकेशन होगी जो कि किसे दी जा रही होगी, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन की। अच्छा, तो अगर सेंट्रल का एपीआईओ हो उसे, या फिर स्टेट का एपीआईओ हो, अगर उसे अपील एप्लीकेशन दी गई है, ओके, तो उन्हें इसे रेस्पॉन्ड करने में 5 डेज एडिशनल मिलेंगे। ओके, जो है वो रेस्पॉन्स करना ये स्पेसिफाइड है सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में। ओके, तो इसका सिंपली मतलब हुआ कि जितने सारे भी एप्लीकेशंस होते हैं जो कि स्टेट के एपीआईओ या स्टेट के या सेंट्रल के किसी के भी एपीआईओ के पास अगर जाते हैं तो उन्हें रेस्पॉन्स करने के लिए 5 डेज जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जो कि स्पेसिफाइड है किसमें, सेक्शन 7 ऑफ सब सेक्शन 1 में। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, सब सेक्शन 3, एवरी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी शैल डील विथ रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो हर सेंट्रल का पीआईओ और स्टेट का पीआईओ उनका क्या काम क्या रहेगा कि जितने सारे लोग इंफॉर्मेशन के लिए सीख कर रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उतने सारे पर्सन के रिक्वेस्ट के साथ डील करना। ओके, तो उनका मेनली काम रहेगा कि वे पर्सन्स के इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ डील करना। एंड रेंडर रीजनेबल असिस्टेंट टू दी पर्सन सीकिंग सच इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करने वाले पर्सन्स को क्या करना, एक रीजनेबल कारण बताना और उन्हें असिस्ट करना, उन्हें सहायता प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, सेक्शन 4, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, may seek the assistance for any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties। तो सबसेक्शन 4 कह रहा है कि जो सेंट्रल के पीआईओ है या स्टेट के पीआईओ है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सर्टेन असिस्ट की जरूरत है, यानी कि उन्हें एक सीनियर की जरूरत है जो उनकी सहायता कर सके, और अगर उन्हें लगता है कि इसकी नेसेसरी है उनके वर्क फंक्शनिंग में, उनके ड्यूटी को फंक्शनिंग में, तो वे चाहे तो अपने सीनियर की मदद ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें अच्छी से। हम नेक्स्ट सबसेक्शन देख लेते हैं,
Subsection 5. Any officer whose assistant has been sought under Subsection 4 shall render all assistance to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, seeking his or her assistance has and for the purpose of any contravention of the provision of this act shall such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be. Okay, तो सबसेक्शन 5 कहता है कि सबसेक्शन 4 में हम अगर जो भी स्टेट के पीआईओ है या फिर सेंट्रल के पीआईओ है, अगर वो किसी सीनियर की हेल्प लेते हैं, ओके, तो हेल्प लेने के बाद अगर वो सीनियर किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करता है, यानी कि कॉन्ट्रावेंशन करता है, उसका अमान्य करता है या उल्लंघन करता है, तो यही समझा जाएगा कि वो जो अदर ऑफिसर है, यानी कि सीनियर है, जिसकी हेल्प ली गई है, उसे किस तरह ट्रीट किया जाएगा, एज अ सेंट्रल पीआईओ और एज अ स्टेट पीआईओ. ओके, अगर सेंट्रल के लेवल में है तो सेंट्रल का पीआईओ, अगर स्टेट का पीआईओ है तो स्टेट का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं. सबसेक्शन 6 जो कि बात करता है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन. ओके, तो हम इसके पॉइंट को देख लेते हैं. A person who desire to obtain any information under this act shall make a request in written or though electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fees as may be prescribed to. Okay, तो सबसेक्शन कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन लेना है वो इंफॉर्मेशन दो माध्यम से की जा सकती है. एक तो पहला रिटन होगी, ओके, रिटन भी हो सकती है, साथ ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी हो सकती है. अच्छा, और जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और वहाँ का क्या होगा, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो. ओके, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट वन क्या है, बीइंग मेड कंपेइंग सच फीस. अच्छा, तो ऐसे फीस के अकॉर्डिंग जो होगी, प्रिस्क्राइब जो की होगी उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्लॉज ए देख लेते हैं. द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस मे बी ऑफ द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी. बी, द सेंट्रल Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer as the case may be. ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी. नेक्स्ट वन, यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, या अगर स्टेट के लेवल में है तो स्टेट का पीआईओ. ओके, सॉरी, स्टेट का असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी कि स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन sought by him or her, provided that where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing. अच्छा, तो उसके द्वारा मांगी गई सूचना की जो विशिष्टियां हैं उसे क्या करेगा, निर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन रिटन. अच्छा,
कोई ऐसा रिक्वेस्ट है जो कि रिटन में नहीं हो रहा है, वो ओरली है, मान लो कोई इलिटरेट पर्सन है जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते, वे क्या करेंगे, ओरली उन्हें बताएंगे, ठीक है। परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जाएगा, ओके, ओरली किया जाएगा, वहां जो भी सेंट्रल के पीआईओ है या फिर स्टेट के पीआईओ है, वे क्या करेंगे, सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, यानी कि जो अनुरोध कर रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है एप्लीकेशन को, सभी क्या करेंगे, उन्हें एक युक्ति युक्त सहायता देंगे, ओके। और वे क्या करेंगे कि उस मौखिक रूप से देंगे, जिससे कि उसे बाद में क्या करे जाए, उसे रिटन में कर लिया जाए। नेक्स्ट वन हम देख लेंगे, An application making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him. Okay, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पर्सन आरटीआई फाइल कर रहा है या फिर वो इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर रहा है, उस व्यक्ति को अपने किसी भी प्रकार की डिटेल्स को देने की जरूरत नहीं है, और ना ही उन्हें ये रीजन बताने की जरूरत है कि वो क्यों आरटीआई फाइल कर रहा है, ओके। तो ना ही अपना रीजन बताना है और ना ही अपने पर्सनल डिटेल्स को बताना है, एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टेक्ट। तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं उन्हें छोड़कर, यानी कि जैसे कि किसी का फोन नंबर या एड्रेस, जो व्यक्ति आरटीआई को फाइल कर रहा है उसका नेसेसरी कॉन्टेक्टिंग उसका फोन नंबर और एड्रेस हो सकता है, ओके। तो आप आई होप कि समझ गए होंगे। तो इसे मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि इस सब सेक्शन में कहा गया है कि जो व्यक्ति आरटीआई को फाइल कर रहा है उसे रीजन बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों आरटीआई फाइल कर रहा है, राइट। और उसे कोई पर्सनल डिटेल्स भी देने की जरूरत नहीं है सिवाय उसके फोन नंबर और एड्रेस की, जिससे कि वो सेंट्रल का पीआईओ या स्टेट का पीआईओ कांटेक्ट कर सके, ओके। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू अ पब्लिक अथॉरिटी रिक्वेस्टिंग फॉर एन इंफॉर्मेशन। अच्छा, जहाँ पे कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो, वो क्या हो, नेक्स्ट क्लोज में देख लेते हैं, विच इज हेल्ड बाय एनी अदर पब्लिक इन अथॉरिटी टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा, तो इस पॉइंट में कहा गया है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन रिक्वेस्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी ने किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ किया है, ओके। मतलब एक पब्लिक अथॉरिटी जो है वो किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के लिए अगर फाइल करता है उसमें। नेक्स्ट वन, द सब्जेक्ट मैटर, या फिर उसका जो सब्जेक्ट मैटर यानी कि उसकी विषय वस्तु है वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के क्लोज मैटर से हो, ओके, या फिर उसका कोई क्लोजली कनेक्टेड हो, ठीक है, विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी। तो किसी अनदर पब्लिक अथॉरिटी के क्लोज मैटर से अगर हो तो। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द पब्लिक अथॉरिटी टू विच such application is made shall transfer the application to such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer, okay। अच्छा, तो पब्लिक अथॉरिटी ऐसे एप्लीकेशन को क्या करेगा, इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगा, ऐसे एप्लीकेशन को या फिर ऐसे एप्लीकेशन के किसी भी पार्ट को, ओके, सच पार्ट ऑफ इट एज मे बी अप्रोप्रिएट, जो कि अप्रोप्रिएट होंगे, इसे क्या कर सकता है, वो इमीडिएटली उसे ट्रांसफर करेगा, साथ ही क्या करेगा, एप्लीकेंट को यानी कि जिसने अपील किया है उसे क्या करेगा, उसकी जानकारी देगा। नेक्स्ट वन हम देख, provided that the transfer of an application pursuant to this subsection shall be made as soon as practicable
but in no case later than 5 days from the date of receipt of the application. Okay. तो कोई भी एप्लीकेशन को परस्यू करने में इस सब सेक्शन में कहा गया है कि उसे ट्रांसफ़र जितनी जल्दी से जल्दी यानी कि यथाशीघ्र उसे ट्रांसफ़र करें, परंतु ऐसी सिचुएशन में यानी कि ऐसी दशा में आवेदन प्राप्ति की तारीख यानी कि जो आवेदन को प्राप्त करने का जो समय है वो समय सीमा 5 दिन के पश्चात नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 दिन के भीतर होनी चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो एंड समझ में आया हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। टिल देन बाय बाय।